गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द पिलर्स कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बहुत ही खुशी हो रही है मुझे बता के कि आज हम लोग ऑफलाइन कोचिंग तो था ही, अब तो ऑनलाइन भी हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। तो एक एक करके बहुत सारी बातों पे चर्चा होगी। अब एक साथ तो सारी बातें बताई नहीं जा सकती हैं, तो साथ में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और फिर से मैं कहता हूँ कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सभी? हैं बढ़िया है, ठीक है ना, अच्छे हैं। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा पिलर्स, द एजुकेशनल सेंटर फॉर अचीवर्स। पहले समझते हैं कि पिलर्स कोचिंग कब से चल रही है, क्या है, फिर कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। तो हम बता दें कि भाई पिलर्स कोचिंग 2017 से हम लोग लेके चल रहे हैं और आज 2023 है, बीच में कोविड भी था। तो एक एक करके सारी घटनाओं को हम बात करते हैं। पिलर्स कोचिंग हम लोग एक कमरे से स्टार्ट किए थे और उस समय गिन के 8-10 बच्चों से हम लोग स्टार्ट किए थे और उन बच्चों के कहने पे स्टार्ट किए थे, भाई सर आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं सर। एक एक कमजोर से कमजोर बच्चों पे ध्यान देते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन से आप मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस को करवाते हैं और इंडिविजुअली बच्चों पे ध्यान देते हैं। तो बच्चों का इतना हम लोग के प्रति वो प्रेम था, वो स्नेह था, वो विश्वास था, जिसको हम लोग भी भाई ना नहीं बोलना पड़ा, या बोलने के लिए हम लोग एक तरह से कह सके नाम बोल ही नहीं पाए। तो हम लोग भी सोचे जब बच्चे इतना कह रहे हैं कि चलो भाई कोचिंग शुरू करते हैं, तो हम लोग भी कोचिंग, एक छोटी सी कोचिंग एक कमरे से ऑफलाइन कोचिंग हम लोग स्टार्ट किए। 2017 में कोचिंग का प्रचार प्रसार जो भी छोटा मोटा जो पैम्पलेट्स वगैरह होता, खुद ही हम लोग सारा काम क्या करते, तो उतनी टीम बड़ी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे एक क्लासरूम से 8 क्लासरूम हुआ, 8 क्लासरूम से 2 सेंटर्स बने गोरखपुर के अंदर, 2 सेंटर से 3-3 ब्रांचेस हम लोगों के हुए और काफ़ी अच्छे लेवल पे क्राउड होने लगी। और सिलेक्शन के तो बात क्या ही बताएं कि पर ईयर हर एक एग्जाम में अपने सेलेक्टर्स हुआ करते थे। अभी हम आगे चल के कुछ सेलेक्टर्स को आपको दिखाएंगे भी, कुछ क्या बहुत सारे सेलेक्टर्स दिखेंगे वेरियस एग्जाम्स में। तो हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे सिलेक्शन होते चले गए और कोचिंग लगातार बढ़ती चली गई। फिर अचानक से बीच में आया कोविड। सबको पता होगा कोविड के बारे में, कितना क्षतिपूर्ण रहा, सबको मालूम होगा, सब लोगों ने फील किया। और उम्मीद करते जितने लोग बैठे होंगे, देख रहे होंगे, सब ने फील किया होगा। तो ऐसा रहा कि 3-3 ब्रांचेस थी, पैमाना बहुत ही ग्राफ बहुत ही ऊपर जा रहा था। लेकिन कोविड आते ही सारे के सारे ब्रांचेस बंद, वो भी 2 महीने नहीं, 3 महीने, 8 महीने, 9 महीने तक लगातार हुआ। फिर जैसे ही 2-3 महीने का लॉकडाउन फ्री हुआ, फिर हम लोग ने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं। फिर 2-3 महीने बाद फिर से सेकेंड लॉकडाउन हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा उसमें सारे के सारे ब्रांचेस जीरो हो गए, एक तरह से कहिए कि ठप पड़ गए। अरे पूरा वर्ल्ड ही ठप था, तो भाई ऑब्वियसली बात है, ऑफलाइन कोचिंग की क्या ही बात करना है, तो सारा ठप हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर सारी चीज़ें सही होनी शुरू हुई। फिर एक मन में डर था कि कहीं दूसरा हुआ तो फिर तीसरा ना हो जाए, मतलब तीसरा लॉकडाउन ना हो जाए। इस डर में फिर से हम लोग बच्चे भाई फ़ोन कॉल्स किया करते थे। लेकिन एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि इन कोविड पीरियड, जैसे भाई बच्चे हम लोग के पास काफ़ी ज़्यादा थे गोरखपुर में, और काफ़ी हम लोग हमेशा, मैंने बताया ना कि हमेशा बच्चों के ट्रस्ट पे हम लोग खरा उतरना चाहते हैं इन एनी कंडीशन। तो बच्चों का क्या था, लॉकडाउन में पढ़ाई ठप सी हो गई थी, तो बच्चे फ़ोन कॉल्स किया करते थे, मैसेजेस किया करते थे, ईमेल्स किया करते थे, सर हम लोग अपने गांव पे आ गए और पढ़ाई का एकदम बुरा हाल हो रहा है, जो भी आपने पढ़ाया था, जो भी सीखा था सर, सारा सारा कहानी खत्म हो रहा है उसका। तो सर इसके लिए कुछ करिए, क्योंकि धीरे धीरे सारे लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं, तो आप भी सर ऐसा कुछ करिए ताकि हम लोगों का एग्जाम में फोकस बना रहे और लॉकडाउन खुलते ही सारे सिस्टम तो सही होनी है। फिर हम लोग एग्जाम्स क्वालिफाई करना शुरू कर दे सर। तो एक उसको मतलब आपदा को अवसर में बदलने के लिए बच्चे कहने लगे। तो हम लोग भी सोचे भाई ठीक है, बच्चों पे तो हमेशा हम लोग ध्यान देते हैं, इस बार भी बच्चों का कहना सुनते हैं। और हम लोग उस क्रम में ऑनलाइन ऑनलाइन आए, लेकिन बस यूट्यूब पे नहीं, ये गलती कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, अभी मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा क्यों हम लोग यूट्यूब पे नहीं आ सके, क्या क्या हुआ था। तो हम लोग ऑनलाइन आए, लेकिन अपने एप्लीकेशन पे आए। एप्लीकेशन अपना कौन सा है, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे तो दिखे, सर्च करेंगे कि पिलर्स ऑनलाइन तैयारी करके, तो अपना ये मोनोलॉग करके ऐसे दिखता है, अपना ऐप है। इसमें सारे जितने भी अभी प्रीवियस ईयर के एसटीज हैं, जितने भी अपने, मतलब कोचिंग तो 6-7 सालों से चल रही है ना, तो जितने भी मैटर्स है सारे यहाँ पे अपडेटेड हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करते भी है ना, तो वो सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, है ना। तो इस ऐप पे हम लोग क्लासेस वगैरह सारे बच्चों को प्रोवाइड करते थे, वो भी बैच वाइज करते थे। मतलब जैसे हम लोग ऑफलाइन बैचेस पढ़ाते थे, वैसे बैच वाइज, यानी कि यूपीएसआई का अलग, बैंक का अलग चल रहा है, एसएससी का अलग चल रहा है, तो बच्चे वहाँ पे पढ़ना शुरू किए। लेकिन अब क्या ही बताया जाए, फिर वही चीज़ हुआ, कुछ हमारी स्टाफ्स और मैनेजमेंट के स्टाफ के साथ वही है, कोविड पॉजिटिव हो गए और फिर इतनी बुरी हाल हो गई कि फिर से ये एप्लीकेशन पे भी काम बंद हो गया। फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हुई, भगवान का आशीर्वाद बोलिए या बच्चों का प्यार या स्नेह बोलिए, मतलब किसी का बहुत ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचा, सब लोग स्वस्थ हुए कुछ टाइम के बाद से।
धीरे धीरे हम लोग फिर से लॉकडाउन सही हुआ, सब कुछ धीरे धीरे खुलने लगे, तो फिर हम लोगों ने फिर से अपने ऑफलाइन कोचिंग हरिओम नगर सिविल लाइंस गोरखपुर, एक बार देखिएगा प्रधान कार्यालय जो है हम लोग यहाँ पे स्टार्टअप किए आफ्टर सेकेंड लॉकडाउन। प्रधान कार्यालय यानी कि हेड ऑफिस जो हम लोग का अभी भी वहीं पे है, तो हम लोग हरिओम नगर सिविल लाइंस है ना गोरखपुर से एक ब्रांच, फिर 3 क्लासरूम से शुरू किए स्टार्टअप में। लेकिन बच्चों का प्यार इतना था ना कि उतना डेंजरस जोन में भी, अभी तो सब कुछ पूरा प्रॉपरली तो सही हुआ नहीं था, धीरे धीरे चीजें सही हो रही थी, लेकिन बच्चों का प्यार ऐसा था, स्नेह ऐसा था कि बच्चे लॉकडाउन खुलते ही हम लोग के कोचिंग में आए। हम लोग सोशल डिस्टेंस और वो भी जो भी होता है सैनिटाइजर वगैरह सारा मतलब रहते हुए, सारा करते हुए हम लोग इस ब्रांच को चलाना शुरू किया। 3 क्लासरूम से आप यकीन नहीं मानेंगे, एक ही महीने में, 1 महीना खत्म हुआ, दूसरे महीने तक जाते जाते हम लोग 3 क्लासरूम से हरिओम नगर भी ऊपर वाला भी लेके 6 क्लासरूम कर गए। यानी कि हम लोग सेकेंड लॉकडाउन के दूसरे महीने में शुरू होते होते ही हम लोग सारा का सारा यहाँ पे कहानी शुरू हो चुका था, हरिओम नगर सिविल लाइंस पे हम लोग चले गए थे। यानी कि ऊपर नीचे दोनों क्लासरूम्स चल रही थी हम लोगों की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब हम लोग हरिओम नगर में पूरी 6 ब्रांच रन कर रहे थे तो इतनी ज़्यादा क्राउड होने लगी कि धीरे धीरे हम लोग हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस हम लोग छात्र चौराहे पे शुरू किए, और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग का होने लगा, डिजिटल बोर्ड वगैरह सारी चीज़ें होने लगी। और अब हम लोग बच्चों के डिमांड पे ऑनलाइन क्लास के साथ साथ ऑफलाइन भी हम लोग आने लगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लास के साथ साथ हम लोग ऑफलाइन पे भी, मतलब ऑफलाइन थे, अब लोग ऑनलाइन भी आ गए। और ऑनलाइन के बारे में मैं अब थोड़ी सी बातें करूंगा, फिर अपने आदरणीय डायरेक्टर सर को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, जो कि आगे भी बहुत सारी स्ट्रगल्स के जो भी दिन रहे हैं और अभी हम लोग बच्चों के लिए क्या क्या करने वाले इवेंट, सारी बातें आपको बताई जाएंगे, और कुछ सेलेक्टर्स जो है उन सेलेक्टर्स को भी यहाँ पे बताया जाएगा। तो मैं एक बार अपने डायरेक्टर सर को बुलाना चाहूँगा, विनीत पांडे सर। यहाँ पे तो अभी नाम मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग देखेंगे हमेशा हर जगह बुक्स वगैरह में सारे नाम नोट रहते हैं, तो बहुत ही आइडियल पर्सन है, डायनेमिक पर्सन है। तो सर प्लीज़ वेलकम टू गाइड एनी एस्पिरेंट्स, एनी व्यूअर्स। सर प्लीज़ सर आइए, सर आइए। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए और देखते रहिए क्या क्या बातें हो रही है। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे मित्रों और जो भी मेरा स्टाफ है, उन सभी लोगों को। सबसे ज़रूरी चीज़ कि हम पिलर्स की शुरुआत जो किए और हमने किस किस परिस्थितियों को फेस किया, उन सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि बच्चों ने मुझसे कई बार पूछा, सर आपको कोचिंग का नाम पिलर्स ही क्यों रखे, क्यों कुछ और नहीं रखा आपने, पिलर्स ही क्यों रखा। तो मैं कई बार बच्चों को एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता भी हूँ कि देखिए पिलर्स के पीछे मोटिव क्या था मेरा। तो एक बार मैं इस चीज़ को भी डिस्कस करता हूँ। देखिए पिलर्स में देखेंगे ना तो 1 2 3 4 5 पिलर हैं। ये पिलर्स के पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें 5 पिलर हैं, और ये पाँचों पिलर के ऊपर एक किताब रखी हुई है। इन पाँचों पिलर का मतलब होता है, एक मैथमेटिक्स है, एक इंग्लिश है, एक हिंदी है, एक जीएस है और एक रीजनिंग है। इस तरीके से ये 5 पिलर हैं। ये पाँचों पिलर मिल करके एक कंपटीशन को क्रिएट करते हैं और उस कंपटीशन से हम अपने भविष्य को बनाते हैं। तो पिलर्स का मतलब होता है स्तंभ। अगर आपका स्तंभ यानी अगर आपका नींव, अगर आपका पिलर मजबूत नहीं है तो कोई बिल्डिंग उस पर टिक नहीं सकती, उसे धराशायी होना ही होना है, ये अटल सत्य है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये पिलर मजबूत होने चाहिए, इसलिए मैंने इस कोचिंग का नाम पिलर्स रखा। और हम इसके नीचे लिखा है द एजुकेशनल सेंटर फॉर अचीवर्स। तो ये कोचिंग स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो अचीव करना चाहते हैं, जिनका टारगेट है, जिनका एम है कि नहीं हमको भविष्य में कुछ करना है, हमारा कुछ गोल है, हमको कुछ पाना है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक कंसेप्ट था। इसके ऊपर लिखा है आर के मेरे बाबा जी का नाम है, रामकृष्ण। तो मेरी पूरी कोचिंग का जो नाम हो जाता है रामकृष्ण पिलर्स कोचिंग सेंटर। तो ये हमारा एक छोटा सा इतिहास था इसका। और हमने कोचिंग 2017 में स्टार्ट की, जैसा कि आपको सर ने बताया। 2017 के ड्यूरेशन के बाद एक छोटे कमरे से हम लोगों ने कोचिंग को स्टार्ट किया था, और बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार लगातार मिलता रहा, और कोचिंग दिन प्रतिदिन तरक्की करती रही, और करते करते आज इस मुकाम पे हैं कि आज हम लोग अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। अभी सर ने बताया कोविड के ड्यूरेशन में ऐसा हुआ था कि 1-2 टीचर्स मेरे ऐसे थे जो बिहार के थे,
बिहार चले गए। उनके यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी। उनके यहाँ जैसे मैं आप गांव में जाएंगे तो खपड़ेला का मकान होता है, उनके यहाँ मिट्टी का दीवार था, दीवार प्रॉपर नहीं था। तो वो अपना वाइट बोर्ड खरीद करके मिट्टी के दीवार पे किसी सहारे टांग करके वो क्लास लेते थे उस समय। और हमारा ऐप था उसमें, पिलर्स ऑनलाइन तैयारी, हम इस ऐप के माध्यम से हम लोग क्लास लेते थे। लगभग 2 महीने हम लोगों ने जब क्लास लिया, उसके बाद कोविड का प्रभाव पड़ना स्टार्ट हुआ। मेरी मैडम गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरी वाइफ। तो इलेक्शन में उनकी ड्यूटी लगी थी, इलेक्शन की ड्यूटी की वजह से वो कोविड पॉजिटिव पाई गई। फिर उसके बाद हम पाए गए। इसी तरीके से धीरे धीरे सभी लोग के यहाँ कोई ना कोई पॉजिटिव पाया गया। हमारे यहाँ एक कैजुअलिटी भी हुई, तो उसके बारे में फ़िलहाल मैं चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी उन सब परिस्थितियों को, विषम परिस्थितियों को पार करते हुए दोबारा जब हमारा लॉकडाउन खुला, तो फिर मैं अपने टीचर्स के साथ मीटिंग किया कि अब हम लोग कोचिंग को कैसे किया जाए। जैसे हमारे आंसू सर हैं और बाकी स्टाफ था, हम लोगों ने चर्चा की कि भाई कैसे स्टार्ट किया जाए इसको, अब फिर दोबारा इसको किस तरीके से खड़ा किया जाए। एक कोचिंग ऐसी जिसकी 1 से 1.5 साल 2 साल के अंदर 3-3 ब्रांच हो गए, और एक ऐसा समय आया कि सब कुछ खत्म हुआ। क्योंकि 11 महीने का जो लॉकडाउन लगा उसमें हम पूरे तीनों ब्रांच का किराया दिए। किराया देने के बाद रेंट दिया गया पूरा, उसमें हम लोग बिजली का बिल भरे, सब कुछ किए। कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई रिलैक्सेशन मिला हम लोगों को। बट फिर भी हम लोगों ने दोबारा हिम्मत किया स्टार्ट करने का। तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था किया गया, कुछ पैसे इकट्ठा किए गए, और फिर हरिओम नगर में जहाँ पे हमारा एड्रेस है इस समय करंट लोकेशन, हमने वहाँ पे स्टार्ट किया। संजोग से जो लैंडलॉर्ड थे, वो लैंडलॉर्ड बहुत अच्छे रिस्पांस था उनका भी, उन्होंने बहुत सहयोग किया हम लोगों का। नो डाउट उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहूँगा इस चीज़ के लिए। उन्होंने सहयोग किया हमारा, जब आवश्यकता पड़ी तो हर तरीके से मेरे साथ खड़े रहे, मजबूती के साथ खड़े रहे। और मेरे शिक्षकगण जो मेरे साथी थे वो सभी लोग मेरे साथ खड़े रहे। और फिर हम लोगों ने पूरी फिर से एक टीम बनाई, और धीरे धीरे हम लोगों ने 5-6 बच्चों से स्टार्ट किया। और फिर आज हमारे पास लगभग 2000 की स्ट्रेंथ है फिर से। और हमारे 2 ब्रांचें, इन 2 ब्रांचों में हमारे कुल मिला के 9 क्लासरूम लगभग चलते हैं। इन 9 क्लासरूम में हम लोग ऑफलाइन क्लासेस देते हैं। तो यूट्यूब पे आने का कंसेप्ट कहाँ से आया? तो हम लोग क्या होता है ना कि हर महीने में बच्चों का फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। फीडबैक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को ग्रोथ करने के लिए। तो फीडबैक फॉर्म जब हम भरवाते थे तो उसमें बच्चों का रहता था कि सर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस तो लेते हैं, ऑनलाइन हम लोग कभी कोई डाउट होता है तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उस तरीके से कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं टीचर जिस तरीके से आप लोग हमारा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो क्यों नहीं आप लोग ऑनलाइन आते हैं? हमने कहा यार ऑनलाइन तो अभी तक हम लोग ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं की, ऐसा कोई दिमाग में कभी नहीं आया, और ऑनलाइन आया जाए। तो बीच में हम लोग फिर प्रयास किए कि ऑनलाइन आया जाए, तो वाइट बोर्ड के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन आने का प्रयास किया, लेकिन वो चीज़ें सफल नहीं हो पाई। फिर किसी ने सुझाव दिया कि सर अगर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से अगर आप आते हैं तो आपका टाइम बचेगा और बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी और बहुत सी व्यवस्थाएं भी आ जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी आपकी। तो बच्चों का ये रहा कि नहीं सर आप लोग ऑनलाइन आइए ही आइए। तो हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया, और ऑनलाइन आने के लिए किस तरीके से ऑनलाइन आया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कितना बजट लग जाएगा, सब चीज़ें रहीं। फिर बीच में हम लोग का सारा प्लान फिर से होल्ड हो गया। फिर कंटिन्यूस बच्चों का लगातार प्यार था, स्नेह था कि नहीं सर आप लोग दोबारा ऑनलाइन आइए, प्रयास करिए ऑनलाइन आने का। और वे बच्चे जो गांव में रहते हैं, वे बच्चे जो यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं कोविड के बाद से, या जो आपके पुराने बच्चे हैं, वो बच्चे अपनी जो पढ़ाई उनकी जो पीछे छूट जा रही है। होता क्या है, देखिए सपोज करिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, मेरा अपना पढ़ाने का एक कंसेप्ट है, मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया, बच्चा घर गया, बच्चा उसके बाद रिवाइज नहीं किया, उसको भूल गया। फिर जब कोई दूसरा टीचर पढ़ाता है तो कंसेप्ट फ्लक्चुएट करता है। तो उन बच्चों का था नहीं सर हम आपसे पढ़ें, हमसे आपसे जल्दी ईजी समझ में आता है, चाहे हम आंसू सर से पढ़ें, चाहे हम मैम से इंग्लिश पढ़ें, तो हमको जल्दी ईजी समझ में आता है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार फिर से पढ़ाए। तो उन बच्चों की इतनी डिमांड थी, इतना रिक्वेस्ट था, फिर हमने कहा नहीं भाई ठीक है, हम लोग ऑनलाइन आएंगे। हम लोग फिर से दोबारा प्लान किए, हम लोग इस पर पूरा रिसर्च किए किस तरीके से हम लोग और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ऑनलाइन आना ही नहीं कुछ है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज के समय में ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। कोई गाना सुना के ऑनलाइन आया हुआ है, कोई शायरी सुना के ऑनलाइन आया हुआ है, लेकिन बच्चों ने कहा सर नहीं आपको गाना गाने आता है, नहीं आपको शायरी आती है, तो आप ऑनलाइन टिकेंगे कैसे? तो हमने कहा देखो यार बहुत सीधा सा फंडा है। तो यही मेरी टैगलाइन थी उस समय भी, और उस समय भी मैंने यही बच्चों को बताया, और यही मेरा टैगलाइन है कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो इसका अर्थ क्या होता है कि देखिए आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं, आजकल यूट्यूब पे तो बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा ये आपको चूज़ करना, इसका डिसीजन आपको लेना होगा कि कौन सा ऐसा रास्ता है जो हमें गंतव्य पे पहुँचाएगा। आप लोग देखे होंगे पहले जब हम लोग छोटे थे न्यूज़पेपर में क्या होता था, एक पजल टाइप का आता था, एक सांप रहता है, एक एंड पे एक चूहा रहता है, सांप कई सारे रास्ते होते हैं, उस रास्ते पे पहुंचना होता था। सेम वही चीज़ है,
आप एक जगह पे खड़े हैं, एक जगह पे आपकी सफलता है, आप किस रास्ते को पकड़ते हैं ये रास्ता डिसाइड करना आपका काम है। आप कौन सा सटीक रास्ता आप पकड़ लेते हैं कि आप सफल हो जाएं। तो मैं बताऊं आपको कि इस पूरे प्रयास में हमारे यहाँ बच्चों ने बहुत सफलताएं ली, बहुत सारे सिलेक्शन मिले इस पूरे 6 साल के ड्यूरेशन में देखा जाए तो नियर अबाउट 500 प्लस हमारे यहाँ सिलेक्शन है। हम लोग कोर्सेज कौन कौन से चलाते हैं थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। तो कोर्सेज हमारे जो चलते हैं वो कौन कौन से हैं, हाँ सेकेंड स्लाइड। कोर्सेज हमारे यहाँ जो चलते हैं वो बैंकिंग के कोर्सेज चलते हैं, बैंक के कोर्सेज हैं, एसएससी के कोर्सेज हैं। जस्ट मिनट में आगे, एक मिनट यार मुझसे गलती हो गई थी। सॉरी फॉर दैट, अभी हम लोग थोड़े नए हैं तो है क्या कि उतनी टेक्निकली हम लोग बहुत ही स्ट्रांग नहीं है, साउंड गुड नहीं है। प्रयास किया जा रहा साउंड गुड होने का, धीरे धीरे भगवान कृपा रही, आप लोग का स्नेह रहा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। तो हाँ, तो आज सर मुझसे कह रहे हैं कि सर आपका फ़ोटो नहीं दिख रहा है इस समय। कोई बात नहीं, वो स्लाइड है, स्लाइड ऊपर आ गई है। मैं थोड़ा बहुत टेक्निकली साउंड गुड हूँ लेकिन अभी आज सर उतनी टेक्निकली साउंड गुड नहीं है। तो धीरे धीरे हम सभी लोग जब चलेंगे तो कर लिया जाएगा, प्रयास किया जाएगा, बहुत अच्छा कर लिया जाएगा। आइए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, कोर्सेज के बारे में। तो जो हम कोर्सेज चलाते हैं उसमें हमारा बैंकिंग का सबसे पहले नंबर पे देख रहे हैं कि हमारी बैंकिंग है। बैंकिंग इसलिए हमने पहले नंबर पे लिखा है क्योंकि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे वैकेंसी कंटिन्यूअस आती है। साल भर में देखा जाए तो आरबीआई की वैकेंसी आती है, एसबीआई की आती है, आरआरबी की आती है, बीपीएस की आती है। ये चारों वैकेंसियाँ आती हैं, इन चारों के पीओ आते हैं, इन चारों के क्लर्क आते हैं, इन चारों के एसओ आते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर आज वैकेंसी, आज अगर इसका नोटिफिकेशन आया तो विद इन 1 मंथ आपका एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम के बाद आपका जो प्री होता है उसके 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आता है, 10 दिन बाद आपका मेंस हो जाता है, मेंस के 1 हफ्ते 1 महीने के अंदर आपका इंटरव्यू हो जाता है। ये पूरा प्रोसीजर जो 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है। आज आपने एग्ज़ाम दिया, 6 महीने बाद आपको आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है और आप सिलेक्शन पाते हैं। तो हम लोग बैंकिंग पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, बैंकिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उसका रीज़न भी यही है क्योंकि इसमें रिजल्ट बच्चों, देखिए बच्चा जब पढ़ने आता है तो उसका सारा मोटिव बस इतना होता है कि हमको सिलेक्शन मिलना चाहिए, हमको रिजल्ट मिलना चाहिए। इसका मोटिव कहीं ये नहीं होता है कि सर हम क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, या फिर हम कसम खा के बैठें कि नहीं हमको सिपाही बनना है, हमको दरोगा बनना है, या हमको एसएससी में जाना है। ये हम बच्चों की स्किल देख करके हम लोग बच्चों को गाइड भी करते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो फिलहाल हम अपने कोर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखेंगे आरबीआई ग्रेड बी की हम प्रिपरेशन कराते हैं। अगर आरबीआई ग्रेड बी की आप प्रिपरेशन कर ले रहे हैं अच्छे लेवल पे तो आपका एसबीआई, बीपीएस और आरआरबी पीओ तीनों क्वालिफाई हो जाता है। और सिमिलरली अगर आरबीआई असिस्टेंट का आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं तो एसबीआई क्लर्क, आईपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क के भी एग्ज़ाम आपके क्या होते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं। सेकेंड एग्ज़ाम हमारा जो होता है, सेकेंड प्रिपरेशन जो हम कराते हैं वो एसएससी कराते हैं। एसएससी का पैटर्न अगर हम पहले बात करें तो 2013 में मैंने जब सीजीएल का पेपर दिया था तो प्री और मेंस होने के बाद फाइनली वो कैंसिल हो गया। और उसके बाद से ही सीजीएल का जो प्रोसीजर था, सीजीएल का जो एक तरीका था, सीजीएल के एग्ज़ाम का जो पैटर्न था, पेपर लीक होना और बाकी चीज़ें, वो बहुत डिस्टर्बिंग थी। बच्चे बहुत डिप्रेस हुए उससे। आज ये पहले से 1 साल में अगर पहले साल आप फॉर्म भरे तो 4 साल बाद उसका रिजल्ट आता, 5 साल बाद उसका रिजल्ट आता था, तो बच्चे बहुत डिप्रेस होना स्टार्ट हो गए। लेकिन आज देखा जाए तो आज ये सरकार है, चाहे जो भी आयोग इस समय है एसएससी का, उन्होंने पैटर्न को बहुत सही कर दिया है। जो चेंजेस लेके आए, बच्चे उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे, बच्चे बहुत अच्छा उसमें परफॉर्मेंस देंगे, नो डाउट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बैंक के पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं, बैंकिंग की तरह से वो चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम लोग मेन प्रिपरेशन हमारी सीजीएल की होती है। अगर सीजीएल की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं और सीपीयू एसआई की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आपका सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, एसएससी जीडी क्वालिफाई हो जाता है। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं रहती है। एसएससी की अब बात करते हैं। जैसे पहले की बातों को तो अब छोड़िए, पहले की बातों को करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है तो आप वो सपना पूरा कर सकते हैं। इंस्पेक्टर किस में बनना है, कस्टम में, सेंट्रल एक्साइज में, या फिर ये टैक्स असिस्टेंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका वो सपना एसएससी पूरा करवा सकती है। आपका ये जो टाइम टू टाइम एग्ज़ाम हो रहा है इस समय देखा जाए तो इसका कैलेंडर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अब चल रही हैं। इसका जो डेट आया था उस डेट के हिसाब से प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ, उसका डीवी भी, इंटरव्यू टाइपिंग भी हुआ और अब डीवी भी होना है। और अप्रैल में इसका रिजल्ट आना है। मैं आपको अप्रैल में फिर वीडियो आएगा और मैं उन बच्चों के साथ आऊँगा जो कम से कम 12 से 13 बच्चे ऐसे हैं हमारे जो इस बार सीजीएल मेंस, सीजीएल 2022 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आपको दिखाएंगे और उनके साथ हम लोग फिर मिलेंगे एक बार।
फिर आता है हमारा इंश्योरेंस का एग्ज़ाम। इंश्योरेंस में हमारे 4 एग्ज़ाम होते हैं। एक LIC का होता है, एक NICL का होता है, एक NIACL का होता है, एक UICL का होता है। लाइफ इंश्योरेंस LIC रेगुलर बिहार पे वैकेंसीज पहले निकालती थी, अभी इधर कुछ समय से इसकी वैकेंसियाँ बंद है, लेकिन जो लास्ट वैकेंसियाँ निकली थी उसमें हमारे यहाँ से बल्क में सिलेक्शन हुआ था। NICL और UICL की भी वैकेंसियाँ कंटिन्यूस आती रहती हैं, बच्चे सिलेक्शन पाते रहते हैं। फिर हमारा रेलवे का है। रेलवे में देखा जाए तो इस समय NTPC के 5 एग्ज़ाम थे, 5 लेवल थे। NTPC के ग्रुप डी का भी था, RPF SI का भी है, उसमें RPF कांस्टेबल का भी है। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से RPF कांस्टेबल और RPF SI क्वालिफाई कर चुके हैं। और अभी बताऊँ, हमारे यहाँ रिसेंट में ही हमारे एक मैथमेटिक्स से टीचर थे, हेमंत सर, नाम मैं बता रहा हूँ उनका। और वो लड़का जो है जिम्मेदारियों को उठाते हुए बहुत मेहनत करने के साथ साथ अत्यधिक लेवल पे, मतलब समझ लीजिए कि दिन में पढ़ाना और रात भर पढ़ना, और उसके हिसाब से अपने आप को 2 घंटे या 3 घंटे सोते थे वो। और कठिन विषम परिस्थितियाँ होने के बाद बीच में उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आई, और कठिन परिस्थितियों को पार करने के बाद वो 5 के 5 लेवल क्वालिफाई कर किए हैं अपने NTPC का, और वो अब ज्वाइन करने वाले हैं। UPSSC का हमारा एग्ज़ाम देखा जाए तो जिसमें हमारा पेट है, लेखपाल है, वीडियो है, UPSI है और UPP है। अभी रिसेंट में ही आप देखेंगे UPSI का रिज़ल्ट आया है, जिसमें हमारे यहाँ से 12 बच्चे सेलेक्ट हुए। 19 बच्चों ने रिटन क्वालिफाई किया था, जिसमें मेरिट के बाद 12 बच्चे सेलेक्ट हुए, और वो 12 बच्चे अपने आप में बेस्ट हैं। मैं उनके बारे में भी अभी आगे चर्चा करूँगा। सिपाही की वैकेंसियाँ लगातार जब से योगी जी की सरकार है, 3 वैकेंसी आई हैं, और 3 वैकेंसियों में हमारे यहाँ 250 से अधिक बच्चे सिपाही में सेलेक्ट हुए हैं। और उन्हीं सिपाही में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो दरोगा बने हैं, जिसमें से अभी मैं जिक्र करूंगा हमारे कैलाश जायसवाल हैं, जयदीप यादव हैं, और भी लोग हैं, मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। तो ये सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हम करवाते हैं। वीडियो भी हमारे यहाँ से बच्चे कई सारे सेलेक्ट हुए थे, क्वालिफाई किए थे, लेकिन बाद में वीडियो का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। दोबारा होगा, हम उससे ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट कराएंगे, हम अपना परचम फिर लहराएंगे। तो इस तरीके से ये सारे कोर्सेज हम लोग प्रोग्राम करते हैं, चलाते हैं। इन सब कोर्सेज की विशेषता क्या है, मैं बता दूं आपको कि पैरेलल हम सारा काम करते हैं। हम ऑफलाइन टेस्ट कराने के साथ साथ हम ऑनलाइन टेस्ट भी कराते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे ऑफलाइन टेस्ट का कंसेप्ट ख़त्म किया जाए। बच्चे कभी कभी डिमांड करते हैं कि सर ऑफलाइन आप टेस्ट कराते रहिए, लेकिन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, देखिए ऑफलाइन में एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको पूरा पेपर एक साथ देखने को मिलता है। जब पूरा पेपर आप एक साथ देख लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि सवाल को हमें कब करना है, कब नहीं करना है, तो इससे आप टाइम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन आप पेपर देते हैं तो एक विंडो पे एक ही क्वेश्चन खुलता है। जब एक ही क्वेश्चन खुलता है तो आप पूरे एंटायर पेपर को एक बार में नहीं देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके टाइम को मैनेज करने की हैबिट डेवलप करनी पड़ती है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि धीरे धीरे ऑफलाइन वाला कंसेप्ट जो है पेपर्स का वो ख़त्म हो। और बाकी जैसे हमारा ये पूरा का पूरा बैंक हमारा ऑनलाइन चलता है, SSC ऑनलाइन चलता है, बाकी पेपर्स को भी हम लोग धीरे धीरे ऑनलाइन कर दिया जाए। अब हम बात करते हैं अपने यहाँ ना, ये जो ऐसे बच्चे हैं, कुछ स्टोरी की मैं बात करता हूँ। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, ये इस स्लाइड को देखा जाए तो इसमें 2 बच्चे हैं, एक तरफ वंदना शर्मा है और एक तरफ देखेंगे सिद्धार्थ देव मिश्रा है। मैं इन दोनों लोगों का नाम आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा। और वंदना शर्मा जब ग्रेजुएशन पास की, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं हमारे यहाँ से। मैं इनको रोल मॉडल कहता हूँ लड़कियों के लिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स एक रोल मॉडल है, लड़कियों के लिए ही नहीं, बॉयज स्टूडेंट्स के लिए भी एक रोल मॉडल होनी चाहिए ये। क्योंकि जब ये ग्रेजुएशन में हाइट्रेक पास की, ग्रेजुएशन में गई, फर्स्ट ईयर में थी, इनके पिताजी हमारे पास आए, बोले कि सर क्या कराना उचित होगा। तो मैंने कहा सर आप ये डिसाइड मत करिए बच्चे को क्या कराना उचित होगा, बच्चे को सिर्फ पढ़ने के लिए भेजिए, उसके कैलिबर के हिसाब से हम बताएंगे उसको क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं होगा। पिताजी ने इनके हमारे ऊपर बहुत ट्रस्ट किया और इस बच्चे का एडमिशन कराया हमारे यहाँ। और यह बच्ची जब फर्स्ट ईयर में थी तो SSC की प्रिपरेशन कर रही थी, SSC का फॉर्म भरी, लेकिन आप जानते ही होंगे कि SSC का फॉर्म भरने के 1 साल बाद, 1.5 साल बाद इसकी प्री का ही एग्ज़ाम होता था, तो मेंस और बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। लेकिन इस बच्चे का जो कंसेप्ट था, समझने का थिंकिंग था, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और मुझे लगा जब ये 3rd ईयर में पहुंची तो मुझे लगा नहीं, ये बच्ची SSC की वजह अगर ये इसको चांस दिया जाए बैंक में तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बैंक क्वालिफाई कर जाएगी, जो इसकी इस तरीके से थी। और जब फर्स्ट अटैम्प्ट पहली बार इसने अटैम्प्ट दिया बैंक का, और बैंक के 6 एग्ज़ाम इसने दिए, SBI का कलर PO दिया, IPS का कलर PO दिया, RRB का कलर PO, 6 एग्ज़ाम दिए इसने, और ये 6 के 6 एग्ज़ाम में पहले अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई हो गई, फर्स्ट अटैम्प्ट। और इसकी एज लगभग 21 साल की एज थी, 21 साल की एज उसमें मांगी जाती है, 21 साल 2 या 3 महीने की एज थी। तो यहाँ तक कि जब इसका इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू के टाइम पर जो वहाँ पे इंटरव्यू के जो लोग ऑफिसर्स बैठे हुए थे इंटरव्यू लिए, उन लोगों ने भी कहा कि सबसे कम एज की तुम लड़की हो,
और सबसे जल्दी जो है तुम्हारा SBI PO में सिलेक्शन हुआ है। नहीं तो बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जिनकी 25 साल 26 साल हो जाती है और उसके बाद उनका सिलेक्शन PO में होता है। बट तुम्हारी जो एज है वो बहुत कम है, लेकिन इसके सिलेक्शन के पीछे का सिर्फ और सिर्फ रीज़न इतना है कि इसने उन बातों को फॉलो किया जो इसके टीचर्स ने इसको सिखाया। हमने कहा कि ये लाइन है, एक लाइन हमने खींच दी, कहा बेटा इसी लाइन पे आपको चलना है, इस लाइन से आगे पीछे मत होना, तो उसी लाइन को फॉलो की और नो डाउट जो सिखाया गया उसी को फॉलो करते करते आज वो एक PO है और क्लास 1 अफसर है। हम बात करते हैं सिद्धार्थ देव मिश्रा की। मिश्रा जी की बात करें तो मिश्रा जी हमारे पास जब पढ़ते थे तो मिश्रा जी बड़े ही अलग प्रकार के व्यक्ति हैं और अलग प्रकार को क्या बोलूँ मैं, बिल्कुल ही इनका माइंडसेट ही अलग है। हर चीज़ को अपने तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं, हर चीज़ को अपने तरीके से समझना चाहते हैं। तो इनकी जो जिज्ञासा थी उन जिज्ञासाओं को देखते 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 मैंने बताया नहीं भाई ऐसा है, पहले प्रिपरेशन आप ये SSC की कर रहे थे, लेकिन SSC का करते करते इन्होंने LIC HFL का पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, कई सारे एग्ज़ाम इन्होंने दिए, कंटिन्यूस एग्ज़ाम दिए, सफलता नहीं मिली, फिर पहला एग्ज़ाम इन्होंने LIC का क्वालिफाई किया और अचानक इस बच्चे में इतना भयंकर परिवर्तन आया और इसने कहा कि नहीं सर मुझे कंटिन्यूस अब एग्ज़ाम देने हैं और इसने 5 से 6 से 7 एग्ज़ाम नियर अबाउट लगातार क्वालिफाई किया, जिसमें आपका CGL भी है, कई सारे एग्ज़ाम है उसने क्वालिफाई किया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक एग्ज़ाम हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें ये सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए थे। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे जब सेलेक्ट हुए मैंने पूछा जीवन कैसा चल रहा है, बोले सर बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने कहा किस डिपार्टमेंट में, बोले सर मैं ऑर्डिनेंस में हूँ और ऑर्डिनेंस में मुझे ये देखना होता है कौन सी मिसाइल कहाँ है, कैसे बन रही है, कैसे नहीं बन रही है, तो मैं सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे हूँ। अचानक एक दिन मिश्रा जी का फ़ोन आया, बातचीत हुई, मिश्रा जी से पूछा मैंने और मिश्रा जी कैसे हैं, क्या हाल चाल है, बोले सर एक वैकेंसी आई है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की और उसमें मैं फॉर्म को भरना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई फॉर्म भर दीजिए। फिर मैंने पूछा उनसे कितनी वैकेंसी हैं उसमें, तो उन्होंने बोला कि सर 24 सीटें हैं, कुछ सीटें रिजर्व हैं, टोटल 24 सीट है। तो जब मैंने कहा भाई कि 24 सीट है और आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो हमको नहीं लगता है भरने की को बहुत आवश्यकता है, तो बोले नहीं सर आप ऐसी बात नहीं है और किसी एक बच्चे का सिलेक्शन होगा तो मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। और मिश्रा जी 3rd रैंक लेके आए उस पूरे ड्यूरेशन उसमें अपने 24 बच्चों की लिस्ट में, और आज ये क्लास 1 अफसर हैं, IRRS मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में वायरलेस ऑफिसर हैं और इनका जीवन बहुत ही रोमांचक तरीके से चल रहा है। एक दिन फिर मैं उसके बाद बीच में भी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने पूछा मिश्रा जी क्या है, क्या कर रहे हैं आजकल, तो मिश्रा जी ने बताया कि सर अब मैं सिविल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक IAS बनूँ और मैं सिस्टम को थोड़ा ठीक करूँ। मैंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है, आप लगे रहिए, आप रोल मॉडल बनिए बच्चों के और बच्चे आपसे प्रेरित हों, बच्चे आपसे सीखें कि किस तरीके से आप लोगों ने कंटिन्यूस ये परिश्रम किया और बहुत सी चीज़ें ऐसी आई रास्ते में, रुकावटें आई जिनको पार करके आपने सफलता हासिल की है। उन सफलताओं को पाने में जो आपकी विल पावर थी, उन चीज़ों को आप बच्चों के साथ एक बार ज़रूर डिस्कस करिए। मैं बीच बीच में बुलाता रहता हूँ बच्चों को, आते हैं लोग, ऑनलाइन भी बुलाऊंगा, इन लोगों को बुलाऊंगा, आएंगे। और जो बच्चे दूर दराज के क्षेत्र में हैं, जो हम लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में हमारे नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस में, मैं चाहूँगा कि ये दोनों विद्यार्थी मेरे आएँ और बाकी जो भी विद्यार्थी मेरे सेलेक्टेड हैं वो सभी आएँ और एक बार आप सभी लोगों को मार्गदर्शन दें, बताएं कि कठिन परिश्रम में, कठिन परिस्थितियों में कैसे परिश्रम करते हैं, बिना टूटे कैसे परिश्रम करते हैं और कैसे कंटिन्यूस पढ़ते हैं। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जो हमारा यूट्यूब चैनल हमने बनाया है वो पिलर्स कोचिंग के नाम से है, @पिलर्स कोचिंग, ये हमारा पूरा यूट्यूब चैनल का लिंक है। आप इसको सर्च करेंगे, आप पा जाएंगे। चैनल को हमारे लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और चैनल को क्या कहते हैं शेयर करिए। जो भी चीज़ें कर सकते हैं आप सब करिए, आप अपने करिए, अपने माध्यम से बाकी लोगों से कराइए, क्योंकि जितना ज़्यादा रीच होगा, जितने ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे सोच का, हमारे मार्गदर्शन का, हम लोगों के एम का, हर बच्चे को फ़ायदा मिलेगा और हर बच्चा सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये एक हमारा है लेआउट है अभी रिसेंट के बच्चों का जिनका सिलेक्शन हुआ। तो अभी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ दिग्विजय सिंह जी हैं। ये दिग्विजय सिंह जी सेना में मिलिट्री पुलिस में थे। VRS लेने के बाद जब ये वापस आए हमारे पास, बोले कि सर हम किस तरीके से कैसे तैयारी करें, हम तो सब भूल चुके हैं। और ये सर जो हैं, इन्होंने जो भी मैंने चीज़ें सिखाई, जितनी मैंने बातें सिखाई, उन बातों को फॉलो किया और यकीन मानिए RBI में ये आज ऑफिसर हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हमारे से क्वालिफाई हैं। और आज भी ये बच्चों से कहते हैं कि नहीं, अगर आपको सिलेक्शन पाना है, अगर आप चाहते हैं
कि अगर आपको आगे आगे बढ़ना है आपको, तो एक बार विनीत सर के पास जाइए, एक बार मार्गदर्शन पढ़िए चाहे मत पढ़िए, लेकिन एक बार जाके उनसे सजेशन जरूर लीजिए, उनकी टीम से सजेशन जरूर लीजिए कि हम किस तरीके से आगे बढ़ें और कैसे हम करें। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ जयदीप का। जयदीप हैं, कैलाश जायसवाल की मैं बात करूँ तो कैलाश जायसवाल एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे। एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, मुझे लगा कि यार कि नहीं एसएससी की प्रिपरेशन करते रह जाएंगे आप, बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने उसी समय सिपाही की वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की, मैंने कहा यूपी पुलिस का फॉर्म भर दो, यूपी पुलिस का फॉर्म भर दो, कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे कम से कम। तो उन्होंने यूपी पुलिस का आंख बंद करके मेरी बातों को माना और यूपी पुलिस का फॉर्म भर दिया, सिपाही हो गए, फाइनल हो गया उनका और ज्वाइन कर लिए। दोबारा दरोगा का जब वैकेंसी आया, अभी कुछ दिन पहले दरोगा की जब वैकेंसी आई, तो मैंने कहा यार जब वैकेंसी, जब तुम्हारे पास टाइम है, पढ़ सकते हो, अभी नए नए लड़के हो, तो क्यों नहीं दरोगा का फॉर्म भर दो। तूने कहा सर नहीं मैं दरोगा का फॉर्म भरूंगा, और इन्होंने भी दरोगा क्वालिफाई किया। सिपाही होने के साथ साथ ड्यूटी करने के बाद साल भर लगातार कंटिन्यूस ड्यूटी करता है यह लड़का, फिर भी अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालता रहा और समय निकाल करके आज दरोगा है। सेम केस जयदीप का है। जयदीप जब पढ़ने आए पहली बार तो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे थे। बैंक की जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो मुझे फील होता था कि नहीं यार ये लड़का अच्छा तो है, लेकिन क्वालिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये बहुत कठिन चीज़ है समझ पाना। तो इन्होंने उसी ड्यूरेशन में अपना बीएड स्टार्ट किया। बोले कि सर नहीं हम बीएड करना चाहते हैं। इनके साथी मित्र जो थे वो कर रहे थे, तो इनको भी लगा कि नहीं बीएड करना चाहिए। एक बार फिर चर्चा हुई, मैंने कहा जयदीप जो भी वैकेंसी आती है पहले फॉर्म को भर दो, सिपाही की वैकेंसी है एटलीस्ट सिपाही का फॉर्म भर दो, होना नहीं होना बात की चीज़ है, अगर फॉर्म भर दो, तैयारी करो जम करके, हो जाएगा। लगता है कि सर ज्वाइन करना चाहिए तो ज्वाइन करना, लगता है नहीं ज्वाइन करें मत ज्वाइन करना, लेकिन फॉर्म भर दो। तो जयदीप ने फॉर्म भरा और ये उसी समय सिपाही में सेलेक्ट हो गया। और जब सिपाही में सेलेक्ट हुआ है लड़का, तो इस लड़के का देखिए प्रिपरेशन करने आया था बैंक का, लेकिन फॉर्म भर दिया सिपाही का। बहुत से लोगों से कहा जाए अगर आप पीओ की तैयारी करने आए हैं सिपाही का फॉर्म भर दीजिए, तो लोगों को ये लगता है, शर्म महसूस होता है कि यार मैं कौन सा अपराध कर रहा हूँ। लेकिन इस बच्चे ने बात को माना और उसने सिपाही का फॉर्म भरा, और आज यह लड़का दरोगा है। सिपाही की वैकेंसी को क्लियर किया ही था, साथ में इस बार जब दरोगा आया तो दरोगा भी क्वालिफाई कर गया और ये आज ये दरोगा है। तो ये रोल मॉडल्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। प्रिपरेशन बड़ी चीज़ कर रहे थे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से हमें आगे जाना है, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ सोनू सिंह जी का। सोनू सिंह जी आप इनको देखेंगे, इनके जो टोपी लगी है ये मरून बैजे है, और इस टोपी को हम लोग कहते हैं पैरा कमांडो की टोपी। पैरा कमांडो होना, पैरा एसएफ में होना अपने आप में देश के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। 1000 बच्चे अगर टेस्ट देते हैं तो उसमें से 1 या 2 बच्चे ही 5% ऐसे होते हैं जो पैरा एसएफ के लिए क्वालिफाई होते हैं। और इन्होंने अपनी पैरा में लगभग 17 से 18 साल की सर्विस को पूरा किया। उसके बाद ड्यू टू कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, इन्होंने कहा सर मेरे पास कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं और मैं चाहता हूँ प्रिपरेशन करना, तो ये मेरे पास एसएससी की प्रिपरेशन करने आए। मैंने कहा नहीं, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है या तो आप रिजर्व बैंक की प्रिपरेशन करिए या तो फिर आप दरोगा की प्रिपरेशन करिए। और मैं बता दूं कि जब ये मेरे पास आए थे उस समय ये पैरा में थे, और बहुत रिसेंट की घटना है गलवान घाटी वाली घटना जो है गलवान में, और उसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था। तो सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ था तो जो पैरा कमांडो गए थे वहाँ पे स्ट्राइक के लिए, उसके पीछे एक बैकअप फोर्स रखी गई थी, तो बैकअप फोर्स के ये पार्ट थे। और उस टाइम पर भी, उससे पहले ही हमारे यहाँ पढ़ने एडमिशन ले चुके थे पढ़ने के लिए। और मैं बताऊं कि जब गलवान घाटी वाली घटना हुई उस समय कोविड था, और उस समय भी यह गलवान में मौजूद थे। लेकिन उस समय मैंने बताया ना कि सर ने बताया अभी कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते थे अपने चैनल के थ्रू। उस समय यह व्यक्ति जो है टाइम निकाल करके ऑन ड्यूटी रहते हुए टाइम निकाल करके अपना पढ़ते थे, जितना सिखाया जाता था सीखते थे, और इन्होंने दरोगा क्वालिफाई किया। दरोगा क्वालिफाई किया, बहुत से लोग दरोगा क्वालिफाई किए। इन्हीं की बात क्यों, इन्होंने दरोगा जो क्वालिफाई किया, ऐसा नहीं कि वो आर्मी के या फिर जो डिफेंस पर्सनल्स का जो मेरिट होता है उस पर क्वालिफाई किया, नहीं, ये जनरल मेरिट से भी इनके ज़्यादा मार्क्स थे। जो एक जनरल मार्क्स होता है, जो जनरल कैंडिडेट का जो मार्क्स होता है, उस मार्क्स से भी कहीं ज़्यादा मार्क्स था इनका, और इन्होंने क्वालिफाई किया। इन्होंने एक दिखा दिया कि नहीं सर, हम 17 साल पहले हम भले से पढ़ाई छोड़ दी है, लेकिन अगर हम चाह लेंगे तो हम उस चीज़ को पा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दोहरा नहीं है, और इन्होंने उस चीज़ को पाया। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे सुमित पांडे जी हैं, हमारे यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, हमारे विद्यार्थी भी हैं, और प्रिपरेशन किए और एलआईसी की वैकेंसी क्वालिफाई किए। संदीप हैं, संदीप पहले एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, बाद में उन्होंने बैंक क्वालिफाई किया, और बैंक में भी कई सारे बैंक, एसबीआई क्लर्क पहले ज्वाइन किया, फिर आईबीपीएस क्वालिफाई होने के बाद पीएनबी क्वालिफाई किया। रिसेंट की हमारी जो बच्ची है मेघा बंका है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें लिखा है एसबीआई क्लर्क और आरआरबी पीओ। ठीक है, ये एसबीआई क्लर्क और आरआरबी पीओ दोनों क्वालिफाई की थी, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसकी वजह से इसने किसको ज्वाइन किया, एसबीआई क्लर्क को ज्वाइन किया,
और आज अभी रिसेंट की घटना है, जब अभी आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी आई है तो इसने आरबीआई असिस्टेंट भी क्वालिफाई कर लिया है, तो अब ये आरबीआई असिस्टेंट है। और मैं बात करता हूँ इसमें लगभग जो भी विद्यार्थी हैं सब बहुत वही विद्यार्थी हैं जो कठिन परिश्रम किए हैं और कंटिन्यूअस तमाम बाधाओं को पार करते हुए वो आगे बढ़े हैं। किसी भी तरीके से विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए, चाहे वो इसमें फ़ोटो कहाँ है उसका, ये रही शिखा गोस्वामी, चाहे ये मेरी बच्ची है, ये इसने भी हो, चाहे हमारे प्रीतेश जी हों, रूबी हैं, चाहे ऋतुजा है, चाहे ये सारे बच्चे हैं, सब ने बहुत कठिन परिश्रम किया है इस नौकरी को पाने के लिए, तब जा कर के हैं। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि मेहनत करना आवश्यक होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए 99% अगर आप मेहनत करते हैं तो 1% आपकी किस्मत भी होती है। 99% मेहनत के बाद 1% अगर आपकी किस्मत साथ नहीं देती है तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम उस 99% को करें, फिर लास्ट में हम उस 1% के लिए बैठेंगे। तो इन बच्चों ने कंटिन्यूअस आंख बंद करके जैसे हो सकता था, जिस तरीके से हो सकता था, उस तरीके से प्रयास किया। आज भी मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो 1-2 साल से लगातार प्री मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं, बट फिर भी नहीं हो रहा है। तो मैं बस यही कहूँगा कि डिमोरलाइज नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है, आपको अपना काम करना है, और एक समय ऐसा आएगा जब वो 1% आपके साथ रहेगा और आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों का सिलेक्शन का रहा। और इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। और मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ पुलिस कांस्टेबल में 250 से अधिक बच्चे हैं सिलेक्शन पाए हैं, दरोगा में 12 से अधिक बच्चे सिलेक्शन पाए हैं, बैंक में मोर देन 50 बच्चों से 50 कर रहे हैं, एसएससी मोर देन 50 बच्चे सेलेक्ट हैं हमारे यहाँ, और बैंक में तो नियर अबाउट हमको लगता है 100+ बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो टोटल देखा है तो 500+ सिलेक्शंस हमारे यहाँ हैं। और इस तरीके से बच्चों के साथ हम लगे हुए हैं, बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाता है किस तरीके से आपको सिलेक्शन पाना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। ये सिर्फ मैं नहीं करता हूँ, ये हमारे यहाँ का हर स्टाफ करता है। हर स्टाफ, मेरे यहाँ का हर टीचर हर बच्चे के साथ जुड़ करके बिल्कुल एकदम लग करके पढ़ाता है कि भाई देखो कैसे सिलेक्शन पाओगे, हमसे नाराज़ जाओ ठीक है लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जो हम सिखाते हैं उसको फॉलो करो, उसको पढ़ो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कि पिलर्स को क्यों ज्वाइन करें, वाई टू ज्वाइन पिलर्स। लास्ट में अब सारी चीज़ें यहीं पे हैं, पिलर्स को क्यों ज्वाइन करें। तो सबसे पहले चीज़ देख रहे होंगे कि एक्सीलेंट फैकल्टी। तो मैं बता दूं कि जब मेरे यहाँ टीचर्स आते, पहले क्या होता था कि जब हम टीचर्स रखते तो हम टीचर्स का डेमो डायरेक्ट बच्चों के सामने कराते थे। तो उसमें कई बार होता था कि टीचर्स अपना अच्छा परफॉर्म किए, फिर उसके बाद 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीने बाद फिर ग्राफ उनका डाउन हो जाता था। तो बच्चों ने, इससे हमने डिस्कस किया, बच्चों से हमने सलाह लिया कि यार बताओ कैसे ऐसा मास्टर खोजा जो आपके लिए परफेक्ट हो, बेस्ट हो। और हम आपस में, शिक्षकों ने, टीचर्स ने भी हम आपस में डिस्कस किए। तो बच्चों ने बताया कि सर कुछ ऐसा करिए जिससे हमारे पास जो टीचर है हमारा टाइम मत खराब हो, क्योंकि 10 दिन कोई और पढ़ाता है, 10 दिन कोई और पढ़ाता है, इससे हमारा टाइम बहुत किल होता है। फिर हमारी जो कोर कमेटी है मैनेजमेंट की, हम लोगों ने डिस्कस किया टीचर्स के साथ भी कि क्या किया जाए। तो फिर उसमें हमने एक देखा कि हम अब जो हमारा सिलेक्शन का प्रोसीजर है, एक रिज़ल्ट उसमें निकला। उस प्रोसीजर का क्या हम लोग फॉलो करते हैं कि पहले एक रिटन टेस्ट लेते हैं टीचर का, उस टेस्ट के बाद हम लोग उस टीचर का पर्टिकुलर अपने सामने डेमो कराते हैं, जिसमें मैनेजमेंट के भी लोग रहते हैं और हमारे कुछ टीचर्स भी रहते हैं जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। उसके साथ साथ उनका फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद फिर हम बच्चों के सामने उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो जो हमारे सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो ऑलरेडी इतना टफ है कि टीचर अगर अच्छा होगा तभी वो आएगा, नहीं तो आ नहीं सकता है। यानी जो फैकल्टी हमारी पढ़ा रही है वो एक्सीलेंट फैकल्टी है, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। हाँ, हो सकता है क्लास में 100 बच्चे हैं कि वो 99 बच्चों या 90-95 बच्चों को सेटिस्फाई कर लें, 5 बच्चों को समझाने में थोड़ा सा समय लगे, लेकिन वो 90% से अधिक बच्चे सेटिस्फाई रहते हैं। हमारा भरसक प्रयास यही रहता है। अप्रोच की बात करते हैं, जब फैकल्टी अच्छी होती है तो उनका अप्रोच भी बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी वे में चीज़ों को वो डिलीवर करते हैं, बहुत ईजी वे में बच्चों को बताते हैं। मैंने बताया भी अभी आपको कि हमारा ऑनलाइन आने का मोटिव भी यही था कि हमारे जो बच्चे, जो देहात में जो बच्चे हमारे या गाँव में जो बच्चे हमारे रह गए या फिर जिनका कार्ड एक्सपायर हो चुका, जो पढ़ चुके हैं, उनका ये कहना है कि सर आप लोग बहुत आसान तरीके से पढ़ाते थे। ऑनलाइन पर जो टीचर्स हैं जो शेरो शायरी सुना करके हम लोग को पढ़ा रहे हैं, भले से मनोरंजन शायरी सुना करके या चुटकुला सुना करके मनोरंजन कराते हैं, लेकिन सर वो क्वालिटी नहीं देते हैं जो आप लोगों ने दिया या जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ाया है। तो प्लीज़ सर एक बार आप लोग भी ऑनलाइन आइए। तो उसी ये जो ईजी अप्रोच का परिणाम है, इसी ईजी अप्रोच का परिणाम है कि हमारी डिमांड जो है बच्चों ने की और हम लोग ऑनलाइन आ रहे हैं। तो हम लोग का अप्रोच, चाहे हमारे जो भी टीचर्स हैं, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट में हैं, रीजनिंग में हैं, जीएस में हैं, हिंदी में हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, उनका कंसेप्ट, इनका वो वे ऑफ अप्रोच जो होता है वो बहुत ईजी है, वो बहुत प्रॉपर तरीके से बच्चों को गाइड करते हैं। हमारे यहाँ एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है।
एनवायरनमेंट फ्रेंडली का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एनवायरनमेंट हम टीचर्स का बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, लेकिन उसमें एक चीज़ क्लियर है कि बच्चे का जो लिमिट है और हमारा जो लिमिट है उस लिमिट को कोई क्रॉस ना करे। बच्चों के साथ हम लोग बहुत घुल मिल करके बहुत प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, देखो कहाँ गलती हो गई, कैसे हो गई, क्यों हो गई। यहाँ तक कि हम गार्जियंस को भी बुलाते हैं, जब हमको लगता नहीं बच्चा इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा है, गार्जियन की गलती है, तो हम गार्जियन को बुलाते हैं, गार्जियन को समझाते हैं, देखिए आपसे ये मिस्टेक हुई, आपके बच्चे से ये मिस्टेक हो रही है, आप इसको इम्प्रूव करिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपका सिलेक्शन पाए। गार्जियन हमारी बातों को मानते हैं, समझते हैं, और कई बार गार्जियन आते भी हैं और कहते हैं कि सर ये मिठाई खा लीजिए, हमारा बच्चा सेलेक्ट हो गया। और ऐसा अक्सर होता है कि जब गार्जियन खुश होता है तो हम लोग को ज़्यादा खुशी मिलती है। भाई बच्चे तो हर साल सेलेक्ट होते हैं, लेकिन जब गार्जियन आके कहता है कि नहीं सर, और हमारा बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हमारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ, हमारी तकदीर बदली, हमारा भाग्य बदल गया, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलिए भाई हमारे कही गई बातों को गार्जियन ने भी फॉलो किया और बच्चे ने भी फॉलो किया, और आज वो सिलेक्शन पा चुके हैं। ग्रुप स्टडी ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, जो हम बात कर रहे हैं हम अपनी पूरे पढ़ाई के दौरान। हम कैसे करते हैं इसको, ग्रुप स्टडी का मतलब क्या है? तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो ग्रुप स्टडी है इसमें क्या करते हैं हम लोग, हर बैच में, हर क्लास, सपोज कि एक बैच में मान लीजिए आपके 40 या 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, प्रैक्टिस बैच है तो उसमें 100 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, तो हम बच्चों को देखते हैं, हम लोग बच्चों को मॉनिटर करते हैं, हम टीचर्स आपस में डिस्कस करते हैं किस बच्चे का लेवल क्या है। इस तरीके से हम बच्चों की टीम बनाते हैं, 4 से 5 बच्चों की टीम होती है। उस टीम में हम बच्चों को टास्क देते हैं कि आपको इस तरीके से करना, आपको इस तरीके से करना है, आपको आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करना है। 4 बच्चे अगर सपोज करें बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी की, तो हर बच्चे का एक एक टास्क होता है कि आप एक एक सब्जेक्ट आप लोग लेके चलेंगे, आप एक दूसरे को समझाएंगे, आप जो पढ़ के आएंगे वो आप चारों आपस में डिस्कस करेंगे, आप जो पढ़ के आएंगे फर्स्ट बच्चा बाकी 3 से करेगा, सेकंड बच्चा बाकी 3 से करेगा। इस तरीके से सभी बच्चे एक दूसरे के साथ ग्रुप डिस्कशन करते हैं। और उस ग्रुप डिस्कशन का देखिए मैं फिर से कहा ना कि जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर उम्मीद नहीं होगी, तब तक आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। भगवान आगे पढ़ाएंगे तब भी आप नहीं पास हो सकते हैं। तो हम लोग भी वही देखते हैं कि किस किस बच्चे के अंदर ऐसा है कि नहीं हम ग्रुप बनाएंगे और बच्चा करके आएगा, तो हम उन बच्चों पे फोकस करते हैं। और बच्चे ग्रुप स्टडी का ही परिणाम है कि ऐसा होता है कि एक एक साथ एक बार में कई सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। मैं बताऊं कि इससे पिछले साल हमारे यहाँ पीओ में लगभग 21 बच्चे एक साथ क्वालिफाई हुए। जो बच्चा एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था वो भी बैंक क्वालिफाई किया, जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे थे वो भी क्वालिफाई किए। कई सारे बच्चे, 21 बच्चे लगभग थे। वो परिणाम किसका था? और एक ही बैच में लगभग मैं बताऊं 70 बच्चों का बैच था। उस 70 बच्चों के बैच में से लगभग 21 बच्चे क्वालिफाई हुए, और सिर्फ किस वजह से? वो ग्रुप स्टडी की वजह से। देखिए मैं आपको पढ़ा दिया, उस पढ़ाई से कोई बहुत विशेष फ़ायदा नहीं होना है। मैंने आपको गाइड दिया, गाइड प्रोवाइड किया, मैंने एक लाइन में सिखाया कि देखो मैथमेटिक्स से सवाल कैसे अटैम्प्ट करते हैं, टाइम का सब कुछ मैंने सिखाया। लेकिन जब तक आप उस पर ग्रुप डिस्कशन नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर और लगे नहीं रहेंगे, कंटेंट नहीं लगाएंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप ये सोचिए आप अकेले बैठ के सब कुछ कर सकते, तो वो संभव नहीं है। तो आपको एक ऐसी टीम चाहिए, कोई ऐसा आपको ग्रुप चाहिए जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो वही ग्रुप धीरे 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 आपको कि मोरल को हाई करता है और आप बहुत आगे जाते हैं। तो ग्रुप स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके जीवन में, आप इसको ध्यान रखें। फिर हम आते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन एसटी पे। मैंने भी आपको बताया कि हमारी सारी एसटी पहले ऑफलाइन होती थी, फिर हमने देखा नहीं ट्रेंड बदल रहा है, तो फिर हम लोग एप्लीकेशन के थ्रू अपने पिलर्स ऑनलाइन तैयारी स्टार्टिंग मैंने बताया था, उस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग ऑनलाइन एसटी स्टार्ट किए। तो हम बैंक और एसएससी में जितने भी टेस्ट होते हैं हम सब ऑनलाइन लेते हैं, जितने भी कंटेंट होते हैं सब हम ऑनलाइन देते हैं उनको। लेकिन कुछ एग्ज़ाम्स अभी भी ऐसे हैं जिनका हम ऑफलाइन टेस्ट कराते हैं, बट समय के हिसाब से जैसा रहेगा हम लोग धीरे धीरे उन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे। ऑनलाइन का मैंने बताया भी अभी आपको थोड़ी देर पहले, फिर से समझा देता हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस क्या है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में मेजर डिफरेंस ये होता है कि ऑफलाइन में पूरे पेपर को आप एक बार में देख लेते हैं कि 100 क्वेश्चन अगर है तो 100 क्वेश्चन को पन्ना पलट के आप देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा क्वेश्चन कठिन है, आप उसके हिसाब से सवाल को लगा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, ये ऑफलाइन में ये चीज़ें होती है। और ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में एक बार में सिर्फ आप एक ही क्वेश्चन देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन नहीं देख सकते हैं। जब एक बार में आप एक ही क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें आपको, अगर आप सपोज करिए 100 क्वेश्चन अगर आप बारी बारी करके हिट करके देखना चाहेंगे, तब भी आपके कम से कम मिनिमम 4 से 5 मिनट का आपका समय निकल जाएगा आपको उसको देखने में। और इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चा जब भी प्रैक्टिस करे तो एक लैपटॉप हो, चाहे उसके पास एक कंप्यूटर हो, चाहे कुछ नहीं है तो चलिए एक मोबाइल फ़ोन हो, स्मार्टफोन हो उसके पास, और वो उस पर कंटिन्यूस पेपर दे, जिससे एक बार एक विंडो पे एक ही क्वेश्चन दिखाई देगा और वो आप अच्छा से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। हम आते हैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल। हमारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल का पैकेज है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो हम जो बुक्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, सपोज़ करिए हम एसएससी की बात करें तो एसएससी में हम 4 किताब देते हैं। मैथ्स की बुक देते हैं, इंग्लिश की बुक देते हैं, रीजनिंग की बुक देते हैं और जीएस की बुक देते हैं। सिमिलरली बैंक में हम मैथ्स की बुक देते हैं, रीजनिंग की बुक देते हैं,
रीजनिंग में जनरल इंटेलिजेंस होता है, जीआई होता है, वहाँ पे उसकी बुक देते हैं, इंग्लिश की बुक देते हैं और जीए की बुक देते हैं, जनरल अवेयरनेस की बुक देते हैं। अब इस बुक की विशेषता है, बुक तो बहुत से लोग देते हैं, फिर आपका बुक क्यों अच्छा है? तो मैं ये बताना चाहूँगा बच्चे, सपोज करें मैथमेटिक्स की बुक को मैंने ही डिफाइन किया, मैंने ही उसको बनाया। मैंने बनाया इन द सेंस कि मेरी पूरी मैथमेटिक्स की टीम ने मिल के बनाया उसको। उसमें किस तरीके से बनाया है, हमने उसको 4 सेक्शन में बांटा है। 4 सेक्शन में किस तरीके से हमने बांटा है तो मैं बता दूं, हमने उसमें 4 लेवल, पहला लेवल हमारा फाउंडेशन लेवल होता है, दूसरा लेवल हमारा जो है मॉडरेट लेवल होता है, तीसरा लेवल हमारा डिफिकल्ट लेवल होता है और चौथा लेवल हमारा एग्ज़ाम का लेवल होता है। एग्ज़ाम इन द सेंस प्रीवियस ईयर्स होता है। तो जब कोई बच्चा नया बिगनर होता है, लर्नर नया नया आता है, तो हम लोग उससे फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन को कहते नहीं, आप इसको ठीक से लगाना स्टार्ट करिए। जब फाउंडेशन उससे लग जाता है तो हम कहते नहीं, आप थोड़ा सा टफ जाइए, मॉडरेट की तरफ जाइए, मॉडरेट से आप फिर डिफिकल्ट पे जाइए, डिफिकल्ट से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए कैसे एग्जाम में आए हैं। क्यों ऐसा करवाते हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आजकल, पहले क्या होता था, जब ऑफलाइन एग्जाम्स होते तो पूरा पेपर एक दिन होता था। आज क्या होता है कि आज 2 महीने तक पेपर ही चलता है, ऑनलाइन जो पेपर चलता है। तो उसमें क्या होता है कि पर डे एग्ज़ाम का लेवल बदलता है। अगर आप उसका रिव्यू देखें, सपोज करें हम किसी बैंक के एग्ज़ाम की बात करें, तो IBPS PO की बात करें, IBPS कलर की, SBI कलर की बात करें, तो आपका उसका रिव्यू देखेंगे तो पता चलता है मैथमेटिक्स किसी शिफ्ट में आसान आया था, किसी शिफ्ट में थोड़ा कठिन है, किसी शिफ्ट में बहुत कठिन आ गया, किसी में कैलकुलेटिव आ गया, किसी में कुछ आ गया, किसी में कुछ आ गया। इस तरीके से बच्चों को हम 4 लेवल पे प्रिपेयर करते हैं कि भाई देखो, एग्जाम में अगर ईजी आ जाएगा तब कैसे करोगे, मॉडरेट लेवल पे आ गया तब कैसे करोगे, डिफिकल्ट पे आ गया तब कैसे, और कैलकुलेटिव आ गया तब कैसे करोगे, वो सब चीज़ें हम लोग सिखाते हैं बच्चों को। तो इसमें हम पूरा सहयोग करते हैं कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। ये सारी चीज़ें हम अपने स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड करते हैं, सब चीज़ें हम पूरा फॉलो करते हैं, कि चीज़ों को फॉलो करते हैं। और इसके बाद फिर से मैंने बताया कि भाई आपका काम क्या है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास चैनल को भेजना है, इस वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और यूट्यूब चैनल को आप सर्च करेंगे @पिलर्स कोचिंग, तो यही हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, यही हमारी फेसबुक की आईडी है, यही आईडी हमारी सब चीज़ों हर जगह है। और पिलर्स कोचिंग आपको मिलेगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। कुछ बातें और मैं आपसे करना चाहता हूँ इसके बाद, प्रिपरेशन को लेकर के। हर बच्चे का सपना होता है कि मैं सिलेक्शन पाऊँ। हर बच्चा जब घर से निकलता है तो यही सोच के चलता है कि नहीं, हमको सेलेक्ट होना है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने बाद वो बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे टूट जाता है, उसका सिलेक्शन से ध्यान हट जाता है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन पाना, तो अपने माँ बाप का चेहरा याद रखिए, अपने माँ बाप की आंखों के आंसुओं को याद रखिए, अपने माँ बाप के उस पैसे को याद रखिए जो पैसा वो आपको देते हैं फ़ीस जमा करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। आप जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा सेकेंड वीडियो आएगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारी टीम जो भी रहेगी हम डिस्कस करेंगे, चाहे आंसू सर रीजनिंग पढ़ाते हैं हमारे यहाँ, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स के और भी टीचर्स हैं, हमारे इंग्लिश के डिपार्टमेंट में जो लोग हैं सभी लोग अपना अपना वीडियो लेक्चर लेके आएंगे। और उस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि हमारी पढ़ाने की स्ट्रेटजी क्या होगी। स्ट्रेटजी इन द सेंस कि हम किस तरीके से पढ़ाएंगे। सपोज करिए मैं आपको बैंक पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको SSC में मैथमेटिक्स पढ़ा, चाहे मैं बैंक में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो बैंक की मैथमेटिक्स में किस तरीके से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे कैसे किस किस लेवल पे पढ़ेंगे, और किस चैप्टर को हम लोग कितना टाइम देंगे, किस चैप्टर में हम लोग कितने मार्क्स का आता है, कितने मार्क्स का आता है कौन सा चैप्टर। इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हुए हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। उस प्रॉपर तरीके से हम उस नेक्स्ट चैनल पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे। सॉरी, कई सारी गलतियाँ छोटी मोटी हो जा रही हैं क्योंकि पहली बार हम लोग अभी कर रहे हैं, तो जो गलतियाँ हुई हैं उसको माफ़ करिएगा। तो पूरा का पूरा सिलेबस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है, कहाँ से कितने नंबर का आता है, किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ टाइम मैनेज करना है, कहाँ पे टाइम मैनेज नहीं करना है, किस सवाल को लगाना है, किस सवाल को छोड़ना है। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चे, लगाना आसान होता है, छोड़ना सबसे कठिन होता है। लगाना क्या होता है? लगाना आसान होता है, छोड़ना कठिन होता है। हर सवाल को देखेंगे तो आपको लगेगा इसको भी लगा लूँ, इसको भी लगा लूँ, भी लगा लूँ, लेकिन बच्चे की जो हैबिट होती है वो हैबिट छोड़ने की भी होनी चाहिए। लगता है थोड़ा सा भी फील होता है कि यार ये सवाल मेरा टाइम खा सकता है या टाइम मेरा चला जाएगा इसमें, तो आप उस सवाल को छोड़ दीजिए। और ये सब चीज़ें हम पूरा का पूरा जो चीज़ें हम सिखाते हैं बच्चे को कैसे एग्ज़ाम को देना है। और जब बच्चा पहला दिन हमारे यहाँ एडमिशन लेता है उसके 1 महीने बाद, यानी 1 साल का अगर बच्चा हमारा एडमिशन लिया, 12 महीने होते हैं, 1 महीने बाद यानी 11 महीने। 11 महीने 1 हफ्ते में 4 टेस्ट हम लोग कराते हैं, 1 महीने में हम 4 टेस्ट कराते हैं, 11 चौक 44 टेस्ट पूरा हुआ। तो यानी 1 साल में हम उसका 44 टेस्ट कराते हैं और 1 महीने के बाद से वो 44 टेस्ट कंटिन्यूअस देता है। और जो उसका ग्राफ होता है धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे उसका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाता है और इस तरीके से वो अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ता है।
तो मैंने आपको इस पहले वीडियो में हम लोगों ने अपने इतिहास को, या हम ये कहें कि हमने किस तरीके से सफ़र किया, हम क्यों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने का पर्पस क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, और हम इन चीज़ों को आपस में, हमारे यहाँ टीचर्स कैसे हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। जो हमारा सेकंड वीडियो आएगा, उस सेकंड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से और अच्छा हम लोग सिलेक्शन पा सकते हैं, हम किस तरीके से हम अपना सिलेबस कवर करेंगे। अगर हम बैंक पढ़ेंगे तो हमें बैंक में क्या क्या चीज़ें पढ़नी रहेंगी, किस किस चीज़ को छोड़ना रहेगा। एसएससी पढ़ेंगे तो हम एसएससी में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को छोड़ेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, कितने मार्क्स का आना है, कितने मार्क्स का नहीं, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मैं चाहूँगा कि आसू सर भी आएँ यहाँ पर, और हम दोनों लोग जो है आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर से विनम्र निवेदन करते हैं। सर प्लीज़ ज्वाइन विद मी। तो हम फिर से एक बार विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। और फिर से एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। तो जान ही रहे हैं, लेकिन जितने भी अपनी फैकल्टीज़ हैं, शानदार वाली, खतरनाक वाली, है ना, जो बच्चे के चहेते फैकल्टीज़ है, वो सारे अपने अपने वीडियोस लेके आएंगे और उस वीडियो में ये बताएंगे कि वो अपना जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ्स एज वेल एज रीजनिंग, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, तो सब वो पहला इंट्रो वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि हाँ कितने चैप्टर्स होते हैं, कैसे कैसे वो कितने लेक्चर्स में पढ़ाएंगे, कितने दिन तक पढ़ाएंगे, है ना, किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो वो सारे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सही से बने रहिए, देखते रहिए, और जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करिए, मतलब जितना जल्दी हो सके। हम आपके साथ हैं और आप मेरे भी साथ दीजिए, उम्मीद रखते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।